नमस्कार, स्वागत है आप सभी लोगों का आज के इस वीडियो में। और आज के सेशन में हम लोग देखेंगे इकोनॉमिक्स, अर्थशास्त्र को। ठीक है, बिल्कुल इंट्रोडक्शन से चलेंगे, तो आप वीडियो में बने रहिए और हम लोग देखते हैं। तो चलिए हम लोग शुरुआत करते हैं। जैसा कि इकोनॉमिक्स जिन लोगों ने पहले भी कभी नहीं पढ़ा होगा उनको भी समझ में आ जाएगा, तो बहुत ही ईजी वे से हम लोग इसको समझने का प्रयास करेंगे। तो आप लोग बस वीडियो को देखते रहिए और सुनते रहिए, ठीक है। तो चलिए अब हम लोग स्टार्ट करते हैं। जैसा कि इकोनॉमिक्स, ये देखा जाए तो ये विषय सारे कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स के दृष्टिकोण से बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण बनाते हैं। इस विषय से बहुत सारे सवाल पूछे जाते हैं। तो आइए हम धीरे धीरे एक एक करके देखते हैं इसके हर एक टॉपिक को। तो सबसे पहले हम लोग स्टार्ट करते हैं इकोनॉमिक्स, अर्थशास्त्र से। तो अर्थशास्त्र जैसा कि नाम से ही लग रहा है, तो सबसे पहले हम इसके परिचय की बात करें तो अर्थशास्त्र जो है, अर्थशास्त्र ये एक प्राचीन शब्द ओइकोनोमिया से लिया गया है। ये एक प्राचीन शब्द ओइकोनोमिया से लिया गया है, ओइकोनोमिया से लिया गया है, जिसमें जो दो वर्ड से मिलकर बना है। एक तो है ओइकोस और दूसरा है नोमोस। ठीक है, ओइकोस और नोमोस, जिसमें ओइकोस का मतलब होता है घरेलू या पारिवारिक। ओइकोस का मतलब होता है घरेलू या पारिवारिक तथा नोमोस का मतलब होता है प्रबंधन। मतलब देखा जाए तो ओइकोनोमिया का मतलब पारिवारिक प्रबंधन, पारिवारिक प्रबंधन। अरस्तु जो कि फादर ऑफ इकोनॉमिक्स हैं, अरस्तु ने भी अर्थशास्त्र को पारिवारिक प्रबंधन का विज्ञान कहा है। अब देखिए अर्थशास्त्र हमें क्यों ज़रूरी है, अर्थशास्त्र हमें क्यों ज़रूरी है पढ़ना। तो अर्थशास्त्र हमें सिखाता है, क्या सिखाता है? संसाधनों का आवंटन, रिसोर्स एलोकेशन सिखाता है हमें। अब हमें संसाधनों का आवंटन क्यों आना चाहिए? संसाधन का आवंटन सिखाता है किसके किसके बीच? तो कंज्यूमर, उपभोक्ता और उत्पादक के बीच। ठीक है, अब जो एक कंज्यूमर है वो अपने संसाधन का उपयोग कैसे करेगा? इकोनॉमिक्स यही तो सिखाता है हमें कि हम अपने संसाधन का बेहतर उपयोग कैसे करें, कैसे कर सकते हैं, इसके बारे में। तो एक जो उपभोक्ता है और दूसरा उत्पादक है। उपभोक्ता के पास अपने संसाधन के रूप में दो चीज़ें हैं, पहला है मुद्रा और दूसरा है समय। अगर उपभोक्ता को अपने संसाधन को खर्च करना होगा तो उसके पास दो चीज़ें होनी चाहिए, पहली मुद्रा और दूसरा समय। अब जो है उत्पादक को देखा जाए तो उत्पादक के पास जो अपने संसाधन है उसके पास भूमि होना चाहिए जहां वो अपनी फैक्ट्री को डालेगा, जहां से वो अपनी प्रोडक्शन स्टार्ट करेगा। और उस फैक्ट्री में काम करने के लिए लेबर चाहिए, श्रम चाहिए, जहां से वो अपनी प्रोडक्शन करेगा। और उस प्रोडक्शन के लिए उसके पास पूंजी चाहिए, कैपिटल चाहिए। और फिर उस प्रोडक्शन के लिए उसके पास एक संगठित क्षेत्र चाहिए, एक संगठन चाहिए जिसके अंदर लोग काम करते हों। तो एक प्रोड्यूसर के पास ये सारी चाहिए। तो एक प्रोड्यूसर के संसाधन के रूप में देखा जाए तो उसके पास चार संसाधन है, भूमि, श्रम, पूंजी तथा संगठन। पर जब हम एक उपभोक्ता के लेवल पे बात करते हैं तो उपभोक्ता के पास जो संसाधन के रूप में है, जो कि वो खर्च करने के लिए तैयार है, वो है मनी और टाइम। और इन दोनों के बीच, उपभोक्ता तथा उत्पादक, इन दोनों के बीच आती है सरकार, जिसका एक ही मोटिव होता है पब्लिक वेलफेयर, जन कल्याण। हम लोग यहाँ तक देख लिए। अब हम इसके आगे चलते हैं कि हमें संसाधनों का आवंटन जरूरी क्यों है, हमें क्यों करना संसाधनों का आवंटन। तो आइए हम लोग देखते हैं संसाधनों का आवंटन क्यों जरूरी है। संसाधनों का बेहतर आवंटन हमें इसलिए जरूरी है क्योंकि संसाधन सीमित हैं, संसाधन सीमित है। पहली बात कि संसाधन जो है वो सीमित है, इसलिए हमें संसाधनों का बेहतर आवंटन आना चाहिए। संसाधन सीमित है तथा जो अपनी चाहत है वो चाहत असीमित है, अनलिमिटेड है। हमारे डिजायर, हमारे वांट्स असीमित है, इसलिए हमें संसाधनों का बेहतर आवंटन भी आना चाहिए। और तीसरी एक और बात है कि एक ही संसाधन का हम कई प्रकार से उपयोग करते हैं, जैसे कि दूध हो गया। ठीक है, जैसे कि दूध हो गया तो दूध को हम बनाते हैं पनीर, मक्खन, ऐसे करके बनाते हैं ना हम। तो एक जो संसाधन है उसका उपयोग हम कई प्रकार से कर सकते हैं। ठीक है, अब हम देखते हैं गतिविधियों के आधार पर
गतिविधियों के आधार पर हम अपने अर्थशास्त्र को देखते हैं, तो गतिविधियों के आधार पर बेसिकली दो पार्ट में हम डिवाइड करते हैं। एक है आर्थिक तथा दूसरा गैर आर्थिक। आर्थिक गतिविधियाँ, जो आर्थिक गतिविधियाँ हैं उनका मोटिव क्या होता है, और गैर आर्थिक गतिविधियाँ इनका मोटिव क्या होता है। आर्थिक गतिविधियाँ, जो भी आर्थिक गतिविधियाँ हैं उनका एक ही मोटिव होता है, मुद्रा अर्जित करना। ठीक है, वो जैसे तैसे भी करके उन्हें पैसा कमाना है, बस मुद्रा अर्जित करना, और उन्हें ज़्यादा से ज़्यादा लाभ कमाना। उनका ये पर्पस होता है कि वो ज़्यादा से ज़्यादा लाभ कमाएं। अब ज़्यादा से ज़्यादा लाभ कमाने के लिए वो क्या करेंगे, वो अपने चीज़ों को ज़्यादा से ज़्यादा बेचेंगे। जितनी ज़्यादा चीज़ें बेचेंगे उतनी ज़्यादा उनको प्रोडक्शन करनी पड़ेगी। जितनी ज़्यादा उत्पादन करेंगे उतना ज़्यादा वितरण करेंगे, वो बाज़ार में फैलाएंगे, डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। और जब बाज़ार में चीज़ें बेचेंगे तो बाज़ार में कस्टमर आएगा, और जब कस्टमर पैसा देगा और उस चीज़ को ख़रीद के ले जाएगा तो इस चीज़ को कहते हैं विनिमय, एक्सचेंज। ठीक है, और उसके बाद जैसे कोई बाज़ार में कोई एक कस्टमर आता है और वो एक शर्ट ख़रीदता है। ठीक है, तो शर्ट ख़रीदता है तो उसने एक्सचेंज कर लिया शर्ट ख़रीद के। तो जब शर्ट ख़रीद के वो घर लेके गया और उसी शर्ट को पहन लिया तो उसे कहते हैं उपभोग, और इसके बाद कस्टमर को क्या मिली, सेटिस्फैक्शन। ठीक है, तो ये है कस्टमर। और अब हम गैर आर्थिक गतिविधियों की बात करें तो यहाँ पर जो है वो लाभ अर्जित करना उद्देश्य नहीं होता है इनका उद्देश्य होता है जन कल्याण। ठीक है, जन कल्याण होता है, वितरण होता है, पर लाभ के उद्देश्य से ये काम नहीं करते। तो गतिविधियों के आधार पर हम अर्थव्यवस्था को दो नज़रिए से देखते हैं, एक आर्थिक गतिविधि और एक गैर आर्थिक गतिविधि। आर्थिक गतिविधि में जो है इनका मोटिव होता है लाभ कमाना, गैर आर्थिक में लाभ अर्जित करना इनका मोटिव नहीं होता। अब हम लोग आगे बात करते हैं अर्थशास्त्र। अर्थशास्त्रों को दो भागों में बांट के, जैसा कि आप लोग इस नाम से काफ़ी फैमिलियर होंगे, समष्टि और व्यष्टि अर्थशास्त्र। तो समष्टि और व्यष्टि अर्थशास्त्र, तो इस शब्द से आप लोग बहुत ही ज़्यादा फेमिलियर होंगे। माइक्रो और मैक्रो इकोनॉमिक्स, तो आगे हम इसी चीज़ को पढ़ेंगे, इसी चीज़ को देखेंगे। तो आप लोग माइक्रो इकोनॉमिक्स क्या है, जैसे कि नाम से ही लग रहा है सूक्ष्म। इसमें हम अर्थशास्त्र का अध्ययन जो है वो किसी छोटे स्तर पे हम लोग करते हैं, किसी छोटे लेवल पे। जैसे कि किसी एक इंडिविजुअल का स्टडी करते हैं हम, उसके इकोनॉमिक एक्टिविटी की स्टडी करते हैं, तो उसे हम कहते हैं माइक्रो इकोनॉमिक। और जब वही स्टडी हम एक बृहद क्षेत्र पे करते हैं, ओवरऑल करते हैं, तो उसको हम उसको कहते हैं मैक्रो इकोनॉमिक्स, समष्टि अर्थशास्त्र। ठीक है, जैसा कि देखिए डिफिनीशन भी है, अर्थशास्त्र की इस शाखा के अंतर्गत एक सूक्ष्म स्तर का अध्ययन करते हैं, अर्थात एक व्यक्तिगत स्तर का अध्ययन करते हैं। उदाहरण के लिए ये है कि एक उपभोक्ता के मांग का अध्ययन करते हैं हम, एक उत्पादक के आपूर्ति का अध्ययन करते हैं, किसी एक कंपनी के उत्पादन की लागत का अध्ययन करते हैं, तथा व्यक्ति अर्थशास्त्र, ये जो व्यष्टि अर्थशास्त्र है इसे कीमत सिद्धांत कहते हैं। कीमत सिद्धांत इसलिए कहते हैं क्योंकि यहाँ से हम किसी एक इंडिविजुअल के बारे में, इंडिविजुअल की इकोनॉमिक एक्टिविटी का पता लगाते हैं। ठीक है, और उस बेसिस पे हमारे पास डेटा और आंकड़े तैयार किए जा सकते हैं, इसलिए हम इसे कीमत सिद्धांत कहते हैं। अब आते हैं माइक्रो इकोनॉमिक्स। तो ये अर्थशास्त्र की इस शाखा के अंतर्गत एक व्यापक स्तर मतलब ओवरऑल अध्ययन करते हैं, अर्थात संपूर्ण या समग्र करते हैं, इसलिए इसे माफ़ कीजिएगा, टाइपिंग एरर है, समग्र स्तर का अध्ययन करते हैं। जैसे राष्ट्रीय आय, गरीबी। अब दो वर्ड यहाँ पे देखने को मिल रहे हैं, एग्रीगेट डिमांड और एग्रीगेट सप्लाई। AD और AS, एग्रीगेट डिमांड। जब देश में पूरे देश की जनता जो भी डिमांड कर रही है एक साथ, तो पूरे देश की डिमांड को जब हम एक साथ स्टडी करते हैं ना, तो उसको कहते हैं हम एग्रीगेट सप्लाई, संपूर्ण मांग एग्रीगेट डिमांड। जब हम पूरे देश की डिमांड को एक साथ स्टडी करते हैं तो उसे कहते हैं एग्रीगेट डिमांड, AD। और जब हम पूरे देश को सप्लाई को एक साथ स्टडी करते हैं उसे कहते हैं एग्रीगेट सप्लाई। ठीक है, तो ये आता है मैक्रो इकोनॉमिक्स के अंदर। आज के क्लास में इतना ही, बाकी देखेंगे हम लोग अगले क्लास में इसके आगे की चीज़ें। ठीक है, इकोनॉमी
और हम इंडियन इकोनॉमी के बारे में देखेंगे, जिसमें प्राइमरी, सेकेंडरी तथा टर्शियरी सेक्टर वगैरह होंगे, प्राथमिक, द्वितीयक, तृतीयक क्षेत्र। तो आज के क्लास में इतना ही। धन्यवाद। जय